हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज के इस लेक्चर हम लोग करने वाले हैं ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशन एंड वर्क डन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स another object in the universe with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। यानी कि जो फोर्स दो चीज़ों के, जैसे कि आप हो, आपके सामने आपका मोबाइल रखा है, ठीक है, दोनों लोग एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। क्या बात करो सर? हाँ, लगा रहे हो, तुम्हें पता नहीं लेकिन लगा रहे हो, ठीक है। तो वो जो है वो फोर्स, वो तुम लोग के दोनों लोग के जो मास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और अगर बात करें जो डिस्टेंस है तुम दोनों के बीच में, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब ये हम हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, तो ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू को डिस्कवर किया गया था 1798 में बाई हेनरी कैवेंडिश। ये उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो दो चार्जेस के बीच में लगता है। जो भी दो चार्जेस होते हैं, मान लेते हैं Q1 और Q2, ठीक है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स इनके चार्जेस, इनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके जो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली, और उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर अगर हम हटाते हैं तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है वो होता है 1/4πε0, जिसको स्मॉल के से डिनोट कर देते हैं। और बाकी तो SI यूनिट चार्ज की होती है क्या? कूलॉम, ठीक। अब बात अगर करें ये वेट क्या होता है, ठीक है, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? तो मास जो है वो स्टैटिक रहता है। स्टैटिक इन द सेंस आप कहीं भी चले जाओ, मास, जैसे शुभांशु शुक्ला जी अभी स्पेस गए होंगे, मास सेम रहेगा उनका, चाहे कहीं जाएंगे। मान लो कि अगर वो चंद्रमा में जाते हैं, कहीं जाते हैं, किसी प्लैनेट में जाते हैं, तो वो उनका मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या चेंज होगा? वेट चेंज होगा। वेट क्या है? वो वेट एक तरह का फोर्स है। जी हाँ, वेट फोर्स है, वो फोर्स जिससे कि अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी मास को, वो वेट वो फोर्स है। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, बस खत्म बात। जैसे कि कल हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखा था, जैसे कि v = u + at पढ़ा था, v² - u² = 2as पढ़ा था, s = ut + ½ at। क्या किया था? जब नीचे मूवमेंट हो रहा था तो एक ही जगह g रख दिया था, s की जगह h रख दिया, तो ऊपर जा रहा था तो बस -g कर दिया था, है ना। तो वो जो है बस वेट एक तरह का फोर्स ही है, और यूनिट भी इनकी अलग अलग होती है। जैसे कि अगर मैं मास की बात करूं, ठीक है, अगर मैं मास की बात करूं तो इसकी SI यूनिट kg होगी, और क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स की हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स की यूनिट होती है दैट इज़ न्यूटन, ठीक है। अच्छा, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? कितने डाइन होते हैं अगर हम बात करूं तो 10⁵ डाइन होते हैं। चीज़ आपको ध्यान रखनी है। न्यूटन SI यूनिट है, और जो डाइन है वो CGS यूनिट है, ठीक है, CGS यूनिट है वो। क्लियर है? देन आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे CGS का मतलब क्या, अगर नहीं पता, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इसको बोलते हैं, ठीक है। देन आते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? उसके लिए पहले हमें डेंसिटी को समझना पड़ेगा। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी जो SI यूनिट होती है मास की kg, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम की क्या होती है? वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो kg/m³ डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है दो चीज़ों को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं पॉवर्टी, तो एक हम पढ़ते हैं रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, और एक पढ़ते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है जब हम किसी से एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं खुद को, और तब हम देख रहे हैं कोई पुअर है कि नहीं, है ना। एब्सोल्यूट होती है जहाँ पर हमें देखते हैं कि बेसिक नीड्स किसी की फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। तो यहाँ पर भी हम कंपेयर कर रहे हैं किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 kg/m³ होती है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी kg/m³, नीचे भी डेंसिटी kg/m³, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक। यानी कि इसको क्या बोलेंगे? सापेक्ष घनत्व, उसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। अब आते हैं केपलर्स के लॉज भी हमें पढ़ना होता है। तो केपलर के प्लानिटरी लॉज हैं। ये क्या है? प्लानिटरी लॉज। 3 लॉज दिए थे जो कि 1609, ध्यान रखना, ठीक है, 1609 में दिए गए ये केपलर के लॉज। 3 लॉज हैं। एक तो पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, एक लॉ ऑफ एरिया, और एक है आपका लॉ ऑफ टाइम पीरियड। अब इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे
जो केपलर ने बोला, दैट इज प्लैनेट मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट द फोकस, यानी कि सन के अराउंड एक दीर्घवृत्ताकार, दैट इज इलिप्टिकल जो पाथ है उसमें घूमता है कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड, और सन फोकस पे होता है, तो इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, बिकॉज यहाँ ऑर्बिट के बारे में बताया गया है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है। देन ये दूसरा लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं इसको, बिकॉज यहाँ पर ये बोला गया है कि कोई भी प्लैनेट जब ये सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा होता है तो ये इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है। कैसे? जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचा, जो भी इसने टाइम पीरियड लगाया उतना ही टाइम पीरियड में यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल होंगे। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। लॉ ऑफ टाइम पीरियड ये बोलता है कि क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, अब देखो एक तो होता है ये अगर आपने इलिप्स पढ़ा होगा तो आपको पता है ये मेजर एक्सिस होता है, माइनर एक्सिस होता है, ये पूरा मेजर एक्सिस होता है, तो ये होगा सेमी मेजर एक्सिस। तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। बस इतनी चीज़ तुमको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, वही जो सेम चीज़, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए क्यूब, और इसको लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, अभी आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है ये, द बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। मतलब कि जब भी कोई चीज़ को हम पानी में डालते हैं या किसी भी फ्लूइड में डालते हैं तो वो एक बॉइंट फोर्स, एक उत्प्लावन बल लगाता है नीचे से ऊपर की ओर। जैसे कि इसको हमने डाला तो नीचे की ओर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा, नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और नीचे से ऊपर की ओर बॉइंट फोर्स लग रहा होगा जिसको उत्प्लावन बल बोलते हैं। अब ये बॉइंट फोर्स कितना लग रहा होगा? जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 LBS का वाटर इसने ये 3 LB का वाटर डिस्प्लेस किया है, तो उतना ही नीचे से ऊपर की ओर बॉइंट फोर्स लग रहा है। कैसे पता? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना तो समझ आनी चाहिए आपको कि भाई अभी इसका कितना दिखा रहा है वेट, यहाँ पे 7 दिखा रहा है। पानी में डुबाया तो 7 अभी नीचे की ओर लग रहा है ना, तभी तो 7 दिखा रहा है वो, क्योंकि ये mg है, mg नीचे की ओर लग रहा है। जब ऊपर की ओर 3 लगने लगेगा तो 7 -3 हो जाएगा, क्योंकि आप देखो फोर्स, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स कुछ याद आया कि भाई अगर 7 इधर से लग रहा है 3 इधर से लग रहा है तो बैलेंस कर देगा और नेट का 4 लगेगा फिर इधर पे, ठीक है। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है। और बॉइंट फोर्स जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे रिवर वाटर हैज़ लेस डेंसिटी, क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट कम होता है। जैसे कि एक एग्जांपल हमसे कोट किया जाता है, दैट एग्जांपल इज़ कि अगर मान लो कि एक शिप है, वो शिप समुद्र के पानी से सीधा जाता है नदी के पानी में, तो बताओ वो उसका लेवल डाउन होगा, अप होगा, क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखना है कि जो सॉल्ट कंटेंट होता है सी वाटर में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉइंट फोर्स ज़्यादा होता है, तो ऊपर की ओर वो होगा, और जब रिवर वाटर में आएगा तो बॉइंट फोर्स भी कम होगा, तो वो ज़्यादा नीचे की ओर जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि क्यों एक जो नेल है वो पानी में अगर हम डालें तो डूब जाएगी, लेकिन एक शिप नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि शिप जो होता है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइंड होता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करता है, तो बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा लगता है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और वहीं अगर हम बात करें नेल की, तो नेल ने कितना ही करेगा, बहुत छोटा सा करेगा, लेकिन उसका जो वेट है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, mg, ठीक है, जिसकी वजह से जितना बॉइंट फोर्स लग रहा होगा वो बहुत मिनिस्क्यूल लेवल का होगा, इस वजह से वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक और एग्जांपल वो बोलता है कि जैसे कि मतलब ये पानी है और इसमें हमने डाल दिया किसी आइस क्यूब को। अब बताओ जब आइस क्यूब ये मेल्ट होगा तो वाटर के लेवल पे क्या चेंज होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज? तो नो चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जब इसने इतना पानी डिस्प्लेस किया होगा, जब मेल्ट होगा ना तो इतने उस स्पेस को भर देगा वो, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरह से वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके चलते हैं। तो ये हमारा होता है ख़त्म। और अभी ये वेरिएशन देख लेते हैं ग्रेविटी का किस तरह से होता है। तो ग्रेविटी इज़ मोर इन पोल्स दैन इन द इक्वेटर। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है G इज इक्वल्स टू Gm/r², ठीक है। तो अगर हम देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब अगर डिस्टेंस कम तो ग्रेविटी ज़्यादा। अब हम ये तो ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि जो इक्वेटोरियल रेडियस या इक्वेटोरियल डायमीटर या इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस इज मोर दैन दी पोलर वन, क्यों? क्योंकि ड्यू टू इट्स शेप कैसा है? जियोइड है, विच इज़ फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज्ड एट द इक्वेटर। तो ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है,
तो क्योंकि ये डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटी आप ये मान के चलो कि ग्रेविटी पोल्स पे ज़्यादा होगी एंड इक्वेटर पे कम होगी, ठीक है। एंड ग्रेविटी डिक्रीजेज विद हाइट, ऑल्टीट्यूड में अगर हम जाते हैं तो ये डिक्रीज होती है। एंड ग्रेविटी अगर बात करेंगे 1/6 है कहाँ पे, मून में, अर्थ ही कंपैरिजन में। अर्थ में अगर जी है जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मून पे है g/6। इसीलिए मास मून पे चेंज नहीं होगा, बिकॉज अभी मैंने बताया था मास कांस्टेंट रहता है एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया। याद है आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन जो वेट है ना, वो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि वेट होता है mg और m तो कांस्टेंट है, बट g चेंज हुआ ना, g 1/6 हो गया, तो इस वजह से वेट भी 1/6 हो जाएगा। अभी आते हैं वर्क एंड एनर्जी पे। तो वर्क क्या होता है, वर्क फोर्स कॉसेज अ डिस्प्लेसमेंट, मतलब। और एक चीज़, हाँ, यहाँ पर हम यूनिट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है, कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। तो जैसे हम ग्रेविटी की बात करें तो ये आप देखो ध्यान रखना है, ग्रेविटी। अब याद करो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर की स्केलर, वेक्टर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी आपकी, ठीक है। अभी आते हैं वर्क पे। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क क्या होता है, व्हेन अ फोर्स कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे वर्क डन होता है। फोर्स जब कुछ भी डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है। वर्क की एसआई यूनिट होती है क्या, अब फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर, इसी को बोल देते हैं जूल, जेम्स प्रिस्कॉट जूल जी के नाम पे। और अगर किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई बॉक्स है, फोर्स ऐसे लग रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विस्थापन, तो आप देखो तो एक एंगल पे लग रहा है, तो फोर्स इंटू देन ये हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस ऑफ वो एंगल जिस पे वो फोर्स लग रहा है, दैट इज एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। जो वर्क डन है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी वर्क डन हो सकता है। पॉजिटिव तब हो सकता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब फोर्स यहाँ को लगा और डिस्प्लेसमेंट भी यहीं को हो गया। अगर फोर्स यहाँ को लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गया, दैट इज़ ये दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल हैं, तो इस केस में फोर्स जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। पैरेलल है तो पॉजिटिव, एंटी पैरेलल है तो नेगेटिव। और ज़ीरो किस केस में होता है, ज़ीरो वर्क डन तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट या तो ज़ीरो हो या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लगने वाला एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत भारी सा कोई डब्बा है, आप उस पर बहुत फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो मूव ही नहीं कर रहा अपने जगह से, तो जो भी आपने फिजिक्स के हिसाब से जो भी किया, आपके पसीने छूट गए, ठीक है, आपके सच में पसीने छूट गए, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से आपका वर्क डन ज़ीरो है, क्योंकि जब तक आप डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे तब तक वर्क डन ज़ीरो होगा। एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो, जैसे फॉर एग्जांपल जो एक कूली है, वो कूली क्या करता है, वो सिर पे उठाता है बोझ और सारी दुनिया का बोझ उठाता है और वो बोझ उठा के चलता है। फोर्स लग रहा है यहाँ पे नीचे mg की तरफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, भाई कूली इधर को चल रहा है लेकिन फोर्स इधर को लग रहा है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर को, mg इधर को, तो वर्क डन बाई जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो 90 डिग्री दोनों का एंगल है, तो ज़ीरो ही होगा। ओके। थ्रस्ट क्या होता है, वो फोर्स जो परपेंडिकुलरली लगता है एकदम 90 डिग्री के एंगल पे, तो उसको थ्रस्ट बोलते हैं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि वो फोर्स जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगता है तो उसको इम्पल्स बोलते हैं। और ये भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स की तरह। तो अगर मैं थ्रस्ट की एग्जांपल की अगर बात करूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई वुडन ब्लॉक है, इस पर आप नेल जो है कील हथौड़े से मार रहे हो तो परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। जो हमारा जो एयरप्लेन्स होते हैं हमारे, तो उसमें थ्रस्ट एज अ मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है इंजन्स के द्वारा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। रॉकेट में भी थ्रस्ट जनरेट होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी, जो भी फोर्स 90 डिग्री के एंगल में लगता है परपेंडिकुलरली उसको थ्रस्ट बोलते हैं। प्रेशर क्या है, प्रेशर पहली बात तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स ही है, फोर्स का यूनिट होता है क्या, फोर्स का अगर बात करेंगे तो यूनिट क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम इज के जी, दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो फोर्स ही ना, चाहे जैसे भी लग रहा हो ये, और एरिया है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, के जी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, या फिर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन भी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं प्रेशर। अब इसी वजह से पूछता है क्वेश्चन आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेत है, ठीक है, रेत में आप खड़े हो, ठीक है, तो खड़े होगे तो ज़्यादा अंदर तक धंस जाओगे, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन लेट जाओ डिस्प्लेसमेंट उतना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका अभी पैर से खड़े थे तो पैर जो है एरिया कम ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो प्रेशर ज़्यादा लगा, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, है ना, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप लेट गए तो एरिया बहुत बढ़ गया, क्योंकि एरिया बढ़ गया तो प्रेशर जो है कम लगेगा, तो उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं होगा। ओके, क्लियर।
और प्रेशर की यूनिट आपको पता होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होती है, प्लस इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, पास्कल, रास्कल नहीं पास्कल। पारसेक अलग होता है, पारसेक जो होता है वो डिस्टेंस को, जो हमारे सेलेस्टियल डिस्टेंसेस होती हैं, जैसे लाइट ईयर होता है, तो वैसे ही पास्कल होता है जो बहुत बड़ी बड़ी जो दूरियाँ होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ना टॉकिंग अबाउट पावर, पावर इज़ वॉट, पावर इज़ लाइक, नहीं वो उसमें आता था, शक्तिमान था ना वो, एक वो कौन था, मास्टर जयकाल था वो, पावर वो छोटे बच्चों वाली एक वो लेज़र लाइट लिए रहता था और पावर पावर चिल्लाता रहता था। खैर रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है वो पावर होता है, एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है कि काम जो है कितने टाइम में किया गया है, और वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड, तो यहाँ पे जूल पर सेकंड वुड बी द यूनिट, और इसी को ही हम वॉट बोल देते हैं। ठीक, हॉर्स पावर भी पावर की यूनिट होती है, दो उसकी एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, 746 वॉट। अगर किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.746 आएगा। एंड पावर का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज़ फोर्स इनटू वेलोसिटी। अच्छा, इसको अगर मेगा वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक हॉर्स पावर में कितने मेगा वॉट होंगे, ये बताओ। अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन उससे पहले एनर्जी होता क्या वो जानते हैं। ये है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने रेट पे काम किया जा रहा है, इसलिए टाइम का कंपोनेंट यहाँ पर आया, कितने रेट में किया जा रहा है। यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किस क्षमता से काम किया जा रहा है, क्या क्षमता है। इसका एसआई मात्रक जूल ही है, यानी जो वर्क है और जो एनर्जी है दोनों का एसआई यूनिट सेम है, दैट इज़ जूल। बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। फॉर्म्स की अगर बात करेंगे तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के, जैसे फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है, कोई भी चीज़ चल रही है, जैसे मेरा हाथ ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें, बस किसी का गाल आ जाए सामने तबाट सिस्टम लगेगा और पूरी मेरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट होगी अभी देखते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हर वो चीज़ जो मोशन में है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहें मोमेंटम में, मोमेंटम के टर्म्स में, तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m हो जाता है, या याद रखना है। जैसे कि अगर m का ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो m² हो जाएगा और नीचे m, तो m² v² मतलब mv का होल स्क्वायर, मतलब p, लीनियर मोमेंटम ही तो mv होता है, कल हमने पढ़ा था, तो लीनियर मोमेंटम p²/2m वही हो गया। तो इससे ये आपसे पूछता है, ये चीज़ आपसे पूछता है क्या, कि अगर मतलब हम लीनियर मोमेंटम को डबल करें तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम लीनियर मोमेंटम को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्वाड्रपल हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर इसको हम हाफ करेंगे लीनियर मोमेंटम को तो वो भी 1/4 हो जाएगी, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो भी स्क्वायर के। ठीक है, देन आते हैं दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी किसी चीज़ की स्टेट की वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेच्ड बो है, स्ट्रेच्ड बो खिंचा हुआ तीर कमान है, तो उसमें स्ट्रेच्ड बो तो खिंचा हुआ तीर कमान है, एकदम उसकी स्टेट में अभी क्या है, वो एकदम स्टोर है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही उसको आप छोड़ोगे, जैसे ही उसको आपने एरो को छोड़ा, उसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो मैं झापड़ वाला आपको केस बता रहा था कि एकदम आया मेरा एकदम मोशन में, हाथ मोशन में, और जैसे ही गाल पे थपेड़ा पड़ा, तो गाल पे आते हुए पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है, एक तो आप बोल सकते हैं कि कुछ आपको एनर्जी के फॉर्म में महसूस होगा, वो दर्द, वो थोड़ी सी गर्मी आपको है ना, बोलते हैं ना कि तो कंटाप, हमारे यहाँ कानपुर में बोलते हैं कंटाप गर्म कर देंगे। ठीक है, तो गर्मी भी थोड़ी सी हीट बनती है, तो ये क्या होता है, ये हमें बताता है कि भाई जो एनर्जी होती है वो स्टोर नहीं, मतलब एनर्जी ऐसा कन्वर्ट क्या होती है, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, और यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, ये एग्जाम्पल काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, फेवरेट एग्जाम्पल होता है एग्जामिनर का। जैसे मतलब हमने कोई बॉल फेंकी, ठीक है, ऊपर फेंकी। अच्छा, पहले तो ये बताओ यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0 फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर। तो होता क्या है कि जब मैंने इसको बॉल को फेंका ऊपर, या फिर मैं एक केस ले लेता हूँ कि ऊपर से यहाँ से फेंका, ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, फ्री फॉल किया। फ्री फॉल में क्या होता है, इनिशियल स्पीड 0 होती है ना, प्रारंभिक वेग। अब जब मैंने इसको ड्रॉप किया, पहले जब मैंने इसको पकड़े रखा था, मैंने ड्रॉप नहीं किया था, मैंने पकड़ रखा है, तो इसमें आप ये समझ लो कि इसमें mgh नाम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। मान लो कि 10 मीटर की हाइट पे एक 10 kg मास के को मैंने ऊपर ऐसे पकड़ रखा है, तो कितना होगा उसका क्या पोटेंशियल एनर्जी, 1000 जूल। क्यों, 10 मास है, 10 हाइट है 10 मीटर, और 10 ही ग्रेविटी है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। ठीक है, तो ये 1000 जूल आ गया। अब मैंने इसको ड्रॉप किया, ठीक है, मैंने इसको ड्रॉप किया, तो एक ले लेते हैं, ये है आपका एकदम मैक्सिमम पॉइंट, जेनिथ।
देन ये ले लेता हूँ एक मिड पॉइंट, और ये ले लेता हूँ एकदम नादिर, दैट इज एकदम डाउन मोस्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब एकदम डाउन है, ठीक है, एकदम बस टच ही करने वाला है। तो इन तीनों केसेस में क्या होगा, एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी। सर एनर्जी हर जगह सेम होगी। अच्छा हाँ, एनर्जी हर जगह सेम होगी, एनर्जी का फॉर्म अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर mgh है, यहाँ पे mgh प्लस हाफ mv² होगा, और यहाँ पर हाफ mv² होगा। मतलब यहाँ पर जब मैंने इसको छोड़ा नहीं था, क्योंकि छोड़ा नहीं था तो मोशन नहीं था, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, क्योंकि हाइट पे ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पे यहाँ पर आएगा ना। अभी यहाँ पर इसकी आधी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आधी, यानी कि जैसे मैं छोड़ूंगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी कन्वर्जन हुआ, आधी काइनेटिक एनर्जी, आधी पोटेंशियल एनर्जी, आधी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इक्वल अमाउंट में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जब एकदम जस्ट टच करने वाली होगी तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि हाइट जीरो हो चुकी है। हाइट जीरो तो ये पूरा जीरो, और सिर्फ इसमें होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। इस पर सीजीएल मेंस 2023 में सवाल बना था, बेसिक सा है लेकिन पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे पूरी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ आधा पोटेंशियल आधा काइनेटिक, और यहाँ पे पूरा काइनेटिक एनर्जी। देन आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कुछ कन्वर्जन हम पढ़ते हैं, डायनमो, जनरेटर, मोटर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर एंड बल्ब। डायनमो की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होता है, जनरेटर में भी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होता है। मोटर की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होता है, यानी कि डायनमो और जो जनरेटर में होता है उसका उल्टा मोटर में होता है। माइक्रोफोन में क्या होता है, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें माइक्रोफोन यूज़ में आ रहा होगा, विच वुड हैव बीन कन्वर्टिंग साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, एंड लाउड स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में तब्दील होती है, यानी कि जस्ट उल्टा ऑफ माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन में होता है उसका उल्टा लाउड स्पीकर में होता है। ऐसा याद रखो, लाउड स्पीकर में क्या करते हैं हम, लाउड स्पीकर में क्या होता है, लाउड स्पीकर से साउंड निकलते हैं जो लाउड स्पीकर होते हैं। तो लाउड स्पीकर से साउंड निकलता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल से साउंड में कन्वर्ट होता है, और उसका उल्टा माइक्रोफोन में होता है। माइक्रोफोन में हम बोलते हैं तो साउंड को कन्वर्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिकल में, यहाँ से साउंड निकलता है, इलेक्ट्रिकल साउंड। बल्ब की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट जो ग्लो कर रहा है और जो गर्म हो जाता है बल्ब आपका, है ना, जो लाइट बल्ब गर्म हो जाता है तो वो लाइट और हीट दोनों में कन्वर्ट हो रहा है। जो बल्ब का फिलामेंट है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू होता है, जो हम पहले ही केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और इसमें गैस कौन सी यूज़ होती है, ऑर्गन गैस यूज़ होती है। ऑर्गन गैस ही इनर्ट गैस है, जो कि 18th ग्रुप में या 0th ग्रुप में आती है। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, यानी कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जिसमें कि हमें पता होना चाहिए कि इसको बलून्स में यूज़ करते हैं, इसको हम ग्लोइंग बल्ब्स में यूज़ करते हैं, ऑर्गन को हम एक तो बल्ब्स में यूज़ करते हैं। नियॉन को कहाँ यूज़ करते हैं, नियॉन को ध्यान रखना है, जो ग्लोइंग जो होते हैं ना, नियॉन बल्ब्स होते हैं जो। ऑर्गन का यूज़ करते हैं, बल्ब में तो यूज़ करते हैं, और ये कितने परसेंटेज में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, 0.9%। प्लस साथ ही साथ जो डबल पेन विंडो ग्लासेस होते हैं वहाँ पर भी इसको यूज़ करते हैं। क्रिप्टॉन अगर आपको याद हो, जो फिजन रिएक्शन होती है जहाँ पर यूरेनियम 92 U235 का जब फिजन करवाते हैं एक न्यूट्रॉन से, तो बेरियम और क्रिप्टॉन निकलती है। एंड देन रेडॉन, जेनॉन, रेडॉन। जेनॉन को जो है हम किस नाम से जानते हैं, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। जेनॉन को ये चीज़ पता होना चाहिए। एंड आपको ये पता होना चाहिए, मैंने एक आपको नाम बताया था, क्या नाम बताया था, विलियम रैमसे, जो कॉमन दिखेगा आपको इनकी डिस्कवरी में। ठीक है, हीलियम में बस क्या होता है, हीलियम में पीर जैनसन और नॉर्मन लॉकियर, पीर जैनसन और नॉर्मन लॉकियर होते हैं हीलियम में। बाकी नियॉन, ठीक है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनमें आपके विलियम रैमसे का नाम कॉमन दिखता है आपको। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़े, ख़त्म हो गया अब तो सब। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ही एक बर्नौली का सिद्धांत आता है। ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौली का सिद्धांत ये बोलता है कि जैसे मतलब कोई इस तरह से ट्यूब है मान लेते हैं, ठीक है, तो इनका ये कहना है कि एनर्जी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, तो प्रेशर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसका जो सम है वो हर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, वो सेम रहेगा। ठीक है, किसका, ये बर्नौली सिद्धांत बोलता है। प्रेशर, ठीक है, रो जी एच इज पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ रो वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये इनका जो तीनों का सम है वो सेम रहेगा। ओके, एंड देन अगर हम बात करें पास्कल्स लॉ की, पास्कल्स लॉ,
पास्कल्स लॉ का ये कहना है कि अगर हम एक नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड लें, ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड लें, मान लेते हैं ये फ्लूइड है, दिस इज़ द फ्लूइड, ओके, ये नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड भरा हुआ है, तो जो भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसका वैल्यू सेम ही रहेगा बट वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, पूरा इसमें। इसका यूज़ कई जगहों में किया जाता है, जैसे मतलब आप गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह करवाने जाओ तो वो क्या करता है मैकेनिक, एक सिर्फ पैर से गाड़ी को उठा देता है, एक पैर से वो दबाएगा और गाड़ी पूरी उठ जाएगी, वहाँ पर यही होता है, पिस्टन लगा होता है, ठीक है। यही सेम चीज़ हमारे जो ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक, गाड़ी के ब्रेक्स, उसमें भी लगता है। हम एक बस पैर से वो ब्रेक दबाते हैं और पूरी इतना बड़ा गाड़ी, इतना वजनी गाड़ी रुक जाता है, वो पास्कल्स लॉ की वजह से ही होता है, विच स्टेट्स दैट चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट in incompressible liquid is transmitted equally to the other points of the liquid, ठीक है, यही है पास्कल्स लॉ, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये भी टॉपिक होता है ख़त्म। इस पर्टिकुलर लेक्चर के माइंड मैप आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएंगे परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है, जो आपके माइंड मैप्स हैं। एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो परमार अकेडमी यहाँ पे पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा, कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट दोनों फॉर्मेट में। कोई आपको कुछ इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं 8840286735 8840286735 पे, ठीक है। किसी और को मत भेज देना मैसेज। थैंक यू। और हाँ, क्वेश्चन कौन लगाएगा, लिटिल बॉय लेवल 1 और लेवल 2 लगा के बताना कितना आपका आया स्कोर, ठीक है।